हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द अधिकारी पाठशाला में। आज हम क्रॉनिकल मैगज़ीन के नवंबर मंथ का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 4 में राष्ट्रीय और हम आर्थिकी कर रहे थे, लेकिन कुछ इशू के कारण वो वीडियो पूरा नहीं हो पाया था, तो इसलिए उसमें राष्ट्रीय का कुछ पार्ट बच गया था और आर्थिकी पूरा बचा था। तो हम पार्ट 5 में उसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। इसमें हमारा ये हो गया था, यहाँ से बचा था हमारा राज्यपाल की भूमिका और संवैधानिक पुनर्पाठ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यपाल की भूमिका 9 सितंबर 2025 को भारत के प्रधान न्यायाधीश BR गवई ने राज्यपालों को राज्य सरकारों के सच्चे मार्गदर्शक और दार्शनिक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है। मुख्य तथ्य: संवैधानिक भूमिका। अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक पर सहमति, अस्वीकृति, पुनर्विचार हेतु वापसी या राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने का अधिकार है। विलंब की समस्या: केरल ने 8 विधेयकों के 7 से 23 माह तथा लंबित रहने की सूचना दी है। तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब व पश्चिम बंगाल ने भी शिकायत की है। न्यायिक हस्तक्षेप: शमशेर सिंह 1974, रामेश्वर प्रसाद 2006, नवाब रेबिया 2016, पंजाब 2023 मामलों में राज्यपाल की सीमित विभागाधीन शक्तियों की पुष्टि हुई है। अनुच्छेद 200 और 201 में अनुच्छेद 200 में राज्यपाल को विधेयक पर 4 विकल्प देता है। राज्यपाल विधेयक पर सहमति दे सकता है, उसे अस्वीकृत कर सकता है, पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है और राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। यदि विधेयक पुनः पारित होता है तो राज्यपाल को सहमति देनी होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन का निर्वाचन 9 सितंबर 2025 को CP राधाकृष्णन भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए। उन्होंने यह चुनाव पूर्व सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश B सुदर्शन रेड्डी को हराकर जीता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि CP राधाकृष्णन ने उपराष्ट्रपति का चुनाव किसे हराया, या इस बार का ये कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति का चुनाव था, तो ये आप ध्यान रखना। मुख्य तथ्य देखें तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद से संबंधित है। 64 राज्यपाल राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल आप याद रखना। कार्यकाल और योग्यता की बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वे भारतीय नागरिक और न्यूनतम 35 वर्ष इनकी आयु होनी चाहिए और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए ये योग्य होने चाहिए। निर्वाचन प्रक्रिया देखें तो आर्टिकल 66 में इनके निर्वाचन प्रक्रिया से रिलेटेड बात कही गई है। इनके निर्वाचन में दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राज्य विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं, ये आप याद रखना। मतदान प्रणाली: गुप्त मतदान द्वारा एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से बहुमत प्राप्त करने को विजेता घोषित किया जाता है। CP राधाकृष्णन के बारे में देखें तो इन्होंने तेलंगाना, झारखंड, पुदुचेरी और महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में कार्य किए हैं। ये पेशे से वे कृषि विशेषज्ञ और उद्योगपति हैं और तमिलनाडु के तीसरे नेता हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है। वे कोयम्बटूर से 2 बार लोकसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं आधार को विशेष पुनरीक्षण प्रक्रिया में वैध पहचान दस्तावेज मानने का निर्देश। 8 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के लिए आधार को वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करने का निर्देश निर्वाचन आयोग को दिया है। मुख्यतः देखें तो पृष्ठभूमि: SIR प्रक्रिया आगामी चुनाव से पूर्व मतदाता सूची अद्यतन हेतु जारी की जाती है। यह जन घर सत्यापन पर आधारित है। कानूनी अधिकार देखें तो यह प्रक्रिया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत की जा रही है। दस्तावेज की संख्या देखें तो आधार को शामिल करने से सत्यापन हेतु स्वीकृत दस्तावेजों की संख्या 11 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है। न्यायालय की टिप्पणी देखें तो आधार
को व्यापक उपयोगिता को मान्यता दी है, परंतु यह नागरिकता का प्रमाण नहीं है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सोशल मीडिया नियमन हेतु दिशा निर्देश। 4 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सोशल मीडिया के नियमन हेतु दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया है, जो नेशनल ब्रॉडकास्टर एवं डिजिटल एसोसिएशन से परामर्श के साथ बनाए जाएंगे। मुख्यतः देखें तो संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 19(2) के तहत राज्य सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा, शालीनता, मानहानि आदि के आधार पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीमित की जा सकती है। वाणिज्यिक अभिव्यक्ति देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रभावशाली लोग अभिव्यक्ति को व्यावसायिक रूप में उपयोग करते हैं, जिससे कमजोर वर्गों की भावनाएं आहत हो सकती हैं। 2016 का निर्णय देखें तो सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने आधारित मानहानि को वैध ठहराया है। प्रतिष्ठा को अनुच्छेद 21 के तहत गरिमामय जीवन का हिस्सा माना है। वैश्विक उदाहरण देखें तो EU का डिजिटल सेवा अधिनियम और UK का ऑनलाइन सुरक्षा अधिनियम पहले से ही ऑफलाइन सामग्री को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 19(1)(a) में देखें तो भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देता है, परंतु अनुच्छेद 19(2) के तहत यह अधिकार पूर्ण नहीं है, यानी कि युक्त प्रतिबंध इसमें लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम 2025। 1 सितंबर 2025 को भारत सरकार के आव्रजन व विदेशी अधिनियम 2025 को लागू किया है। ये डेट आप याद रखिएगा कि इसे लागू कब किया गया है, 1 सितंबर 2025, जिससे देश की आव्रजन व्यवस्था में व्यापक सुधार होगा। मुख्यतः देखें तो कानूनों का समेकन या अधिनियम 4 पुराने कानूनों को निरस्त करता है, जैसे विदेशी अधिनियम 1946, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी पंजीकरण अधिनियम 1939, पासपोर्ट अधिनियम 1920, आव्रजन अधिनियम 2000, डिजिटल एकीकरण, डिजी यात्रा व FRRO प्रणाली के माध्यम से पंजीकरण और निगरानी वाहक दायित्व के तहत एयरलाइंस व शिपिंग कंपनियां उत्तरदायी होंगी। पंजीकरण प्रावधान देखें तो भारत आगमन पर विदेशी नागरिकों को पंजीकरण अधिकारी के समक्ष पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। दंड प्रावधान देखें तो जाली दस्तावेजों से प्रवेश व निकास पर 7 वर्ष तक की सजा व 10 लाख तक का जुर्माना होगा। आव्रजन व विदेशी अधिनियम 2025 इसे भारत की आव्रजन प्रणाली को एकीकृत अधिनियम बनाने हेतु लाया गया है। यह अधिनियम वैश्विक मानकों जैसे वाहक दायित्वों, बायोमेट्रिक सत्यापन व डिजिटल ट्रैकिंग को अपनाता है। अब हम कला और संस्कृति से रिलेटेड देखते हैं। लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर। 20 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद जिले के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर की प्रगति की समीक्षा की है। आपको याद रखना होगा कि राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर कहाँ है, तो लोथल में है। परियोजना स्वरूप देखें तो NMHC 4500 करोड़ रुपए के निवेश से 400 एकड़ में विकसित हो रहा है। यह विश्व का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा है, तो ये आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट है। प्रमुख घटक है 14 गैलरी वाला म्यूजियम, मिनी लोथल ओपन एक्वेटिक गैलरी, विश्व का सबसे ऊंचा लाइट हाउस म्यूजियम, तटीय राज्यों के मंडप, इको रिसोर्ट, थीम पार्क, शोध संस्थान। इसके अलावा तटीय व शैक्षणिक योगदान 22,000 रोजगार, पर्यटन, हथकरघा, शोध व छात्रों हेतु समुद्री इतिहास का केंद्र है। विरासत दृष्टिकोण देखें तो विरासत भी इसके तहत डिजिटल म्यूजियम, थीम पार्क, शैक्षणिक पाठ्यक्रम पहला चरण 2025 के अंत तक प्रारंभ होगा। NMHC नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, यह भारत सरकार के सागरमाला के तहत
के अंतर्गत समुद्री विरासत के संरक्षण, शोध, पर्यटन, कौशल विकास व आर्थिक समावेश हेतु विकसित किया जा रहा है। लोथल विश्व की सबसे पुरानी डॉकयार्ड यानी 5000 वर्ष हड़प्पा, मेसोपोटामिया, मिस्र व्यापार प्रमाण नामांकन, यूनेस्को का नामांकन। अगर आपको पता हो तो आप बताइए लोथल किस नदी के किनारे है। अब नेक्स्ट है दरुमा गुड़िया। 1 सितंबर 2025 को जापान यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री को सोरिनजन दारुमा मंदिर के मुख्य पुजारी द्वारा एक दारुमा गुड़िया भेंट की गई है। उत्पत्ति: दारुमा गुड़िया जापान के गुन्मा प्रांत के ताकासाकी शहर से जुड़ी है। सोरिनजन दारुमा जी मंदिर दारुमा संस्कृति का केंद्र है। रूप संरचना या गोल खोखली नीचे से भारित होती है। इसमें हाथ पैर नहीं होते हैं। रंग व अर्थ: लाल सौभाग्य का अर्थ है, लाल का अर्थ है सौभाग्य, सफ़ेद का अर्थ है प्रेम, स्वर्ण का अर्थ है संपन्नता, हरा का अर्थ है स्वास्थ्य, क्षेत्र व कलाकार के अनुसार डिजाइन में विविधता, प्रतीकात्मकता, नाना कोरोबी या ओक की कहावत का प्रतीक, 7 बार गिरो 8वीं बार उठो, यह दृढ़ता व पुनः प्रयास का प्रतीक है। इसमें आप बस इतना ही याद रखना कि यह दारुमा गुड़िया किस देश से रिलेटेड है। दारुमा गुड़िया जापानी संस्कृति में शुभता, आत्मबल और लक्ष्य सिद्धि का प्रतीक है। इसका ऐतिहासिक संबंध भारत के कांचीपुरम के बोधि धर्म से है, जिन्हें जापान में दारुमा दाइसी कहा जाता है, जो जैन बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, अब हम आर्थिकी देखते हैं। इसमें आर्थिकी में पहला है भारत में लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत वाह्य प्रेषण में 11% की गिरावट देखी गई है। 26 दिसंबर 2025 को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2025 में भारतीय निवासियों द्वारा लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के तहत वाह्य प्रेषण में वर्ष दर वर्ष 11% की गिरावट देखी गई है। गिरावट कितनी हुई है इसे आप याद रखना। उसके बाद इसके मुख्यतः देखते हैं। भारत का प्रदर्शन 2010-11 में 55.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 118.7 अरब डॉलर। 2008 में विश्व में शीर्ष प्राप्तकर्ता। प्रमुख स्रोत देखें तो अमेरिका यूएई में और 2024 में अमेरिका और ब्रिटेन के कुल प्रेषण का 40 हिस्सा है। राज्यवार वितरण की बात करें तो सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु को कुल प्रेषण का आधा हिस्सा प्राप्त होता है। महाराष्ट्र, केरल और तमिलनाडु को। हरियाणा, गुजरात और पंजाब को इसका 5%, यानी कि सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में आता है और सबसे कम हरियाणा में। गिरावट के कारण देखें तो अमेरिका, ब्रिटेन व कनाडा में भारतीय छात्र वीज़ा में 25 से 31% की गिरावट हुई है। वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता 2024 में उच्च आधार प्रभाव। रेमिटेंस यह वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति विदेशों में कार्य कर अर्जित धन को अपने देश या परिवार को भेजता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है परंपरागत चिकित्सा की बढ़ती प्रासंगिकता। 22 सितंबर 2025 को WHO ने बताया कि उसके 194 सदस्य देशों में से 170 में परंपरागत चिकित्सा का अभ्यास होता है। वैश्विक बाजार 2025 तक 583 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। मुख्य तथ्य देखें तो देशवार आंकड़े। चीन का पारंपरिक चिकित्सा क्षेत्र 122.4 अरब डॉलर। ऑस्ट्रेलिया का हर्बल उद्योग 3.97 अरब डॉलर। भारत का आयुष क्षेत्र 43.4 अरब डॉलर मूल्य का है। भारत की प्रगति देखें तो 92,000 MSME द्वारा संचालित आयुष उद्योग दशक में 8 गुना बढ़कर 1.5 अरब डॉलर मूल्य के उत्पाद 150 देशों को निर्यात करता है। वैश्विक मान्यता आयुर्वेद को
30 से अधिक देशों में मान्यता मिली है। WHO के साथ मिलकर जामनगर में विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित है। तो आप इसे याद रखना, जामनगर में विश्व का पहला पारंपरिक चिकित्सा केंद्र स्थापित किया गया है। आयुष वीजा को देखें तो विदेशियों द्वारा चिकित्सा, रोग व वेलनेस हेतु नया वीजा वर्ग। अब तक 8 देशों में 50 से अधिक उत्पाद पंजीकृत। सरकारी पहल 25 द्विपक्षीय समझौते, 52 संस्थागत साझेदारियां, 43 आयुष सूचना केंद्र NAM और आयुष एक्सील जैसी योजनाओं से विस्तार हुआ है। आयुष प्रणाली या भारत की पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समुच्चय है, जिसमें आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध व होम्योपैथी शामिल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा राज्य सरकारों पर सार्वजनिक ऋण में 3 गुना वृद्धि। CAG की रिपोर्ट है। 19 सितंबर 2025 को कैग की पहली डिकेड रिपोर्ट में बताया गया है कि 2013-14 में 17.57 लाख करोड़ का कुल सार्वजनिक ऋण 22-23 में बढ़कर 59.60 लाख हो गया है, यानी 3.39 गुना वृद्धि हुई है। मुख्य तथ्य: कुल ऋण भार 59,60,428 करोड़ का ऋण 28 राज्यों पर है। यह 2,59,750 करोड़ के संयुक्त GSDP का 29.96% है। राज्यवार ऋण अनुपात: पंजाब, नागालैंड, पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक है, उड़ीसा, महाराष्ट्र और गुजरात में न्यूनतम है। राज्य संकेत: राज्यों का ऋण उनके राजस्व प्राप्तियों का औसतन 150%। फाइनेंशियल ईयर 15 से 21 में यह 128% से 191% के बीच रहा है। गोल्डन रूल उल्लंघन: 11 राज्यों ने संचालन व्यय हेतु ऋण लिया, जबकि ऋण केवल पूंजी निर्माण हेतु लिया जाना चाहिए। सार्वजनिक ऋण या सरकार द्वारा लिए गए आंतरिक व बाह्य ऋणों का समुच्चय होता है, जिसमें बाजार से बॉन्ड, RBI से वेज व मेंस एडवांस, वाणिज्यिक बैंक, वित्तीय संस्थाएं व केंद्र सरकार से सहायता शामिल होती है। अगला है भारत की विनिर्माण गति में सशक्त वृद्धि। 19 सितंबर 2025 को जारी औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के अनुसार जुलाई 2025 में कुल वृद्धि 3.5% व विनिर्माण क्षेत्र में 5.4% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गई है। मुख्य तथ्य देखें तो निर्यात आंकड़े: अप्रैल-अगस्त 2025 में विनिर्माण निर्यात 6.18% से बढ़कर 349.35 अरब, वस्तु निर्यात 2.52% बढ़कर 184.13 अरब डॉलर हो गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें कि उत्पादन 6 गुना व निर्यात 8 गुना बढ़ा है। मोबाइल निर्माण इकाइयाँ 200 से 300, आयात निर्यात निर्भरता 75 से घटकर 2.20 हो गया है। फाइनेंशियल ईयर 2027 तक 19% मूल्यवर्धक लक्ष्य रखा है। फार्मा: वैश्विक टीका में 50% योगदान, 2030 तक 130 अरब डॉलर व 2047 तक 450 अरब डॉलर अनुमानित है। 15,000 करोड़ PLI व 500 करोड़ SPI योजना से समर्थन। ऑटोमोबाइल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में 3.10 करोड़ वाहन निर्माण, GDP में 7.1% विनिर्माण का GDP में 49% योगदान। विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। इंडिया ऑटोमोबाइल का विश्व में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक है। टेक्सटाइल की बात करें तो GDP में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन में 13% व निर्यात में 12% योगदान। 2030 तक 350 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा गया है टेक्सटाइल का। 2030 तक 350 अरब डॉलर का लक्ष्य।
ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। एंड 45 मिलियन रोजगार। 4,445 करोड़ से 7 PM मित्र पार्क स्वीकृत हैं। नेक्स्ट है भारत में स्वास्थ्य व व्यक्तिगत व्यय में गिरावट। 17 सितंबर 2025 को जारी NHA आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल स्वास्थ्य व्यय में व्यक्तिगत व्यय का हिस्सा 2013-14 के 64% से घटकर 2021-22 में 39 रह गया है। प्रमुखता देखें तो सरकारी स्वास्थ्य पर व्यय 2014-15 में GDP का 1.3 था से बढ़कर 23-24 में 1.9 हुआ है। NHP 2017 का लक्ष्य 2025 तक 2.5% है। निःशुल्क सेवाएं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत निःशुल्क औषधि व जांच सेवा पहल लागू होती है। सस्ती दवा योजनाएं। PMBJP व अमृत फार्मेसी के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। स्वास्थ्य बजट को देखें तो 47,353 करोड़ रुपये 2017-18 से बढ़ के 87,657 करोड़ 2024-25 में 15वें वित्त आयोग द्वारा 7,051 करोड़ का अनुदान स्थानीय निकायों को दिया गया है। व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय। यह वह राशि है जो व्यक्ति स्वास्थ्य सेवाओं हेतु सीधे भुगतान करता है, जिसमें डॉक्टर परामर्श, दवाएं, जांच, अस्पताल में भर्ती, परिवहन और औपचारिक देखभाल शामिल है। भारत का व्यापार घाटा घटकर 9.9 अरब डॉलर हुआ है। 15 सितंबर 2025 को वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय के अनुसार भारत का व्यापार घाटा अगस्त 2024 के 21.7 अरब डॉलर से घटकर 2025 में 9.9 अरब डॉलर हो गया है, जो 54% की गिरावट है। मुख्यतः देखें तो नीति के समर्थन में PLI, RODTEP व PM गति शक्ति जैसी योजनाओं ने निर्यात प्रतिस्पर्धा को बढ़ाया है। अमेरिकी 2025 से 50% टैरिफ के बावजूद निर्यातकों ने लचीलापन दिखाया है। सेवाओं का योगदान देखें तो IT, फिनटेक, प्रोफेशनल सेवाओं से 16.7 अरब डॉलर का नेट सरप्लस प्राप्त हुआ है, जिससे व्यापार घाटा संतुलित है। आयात में गिरावट। कच्चे तेल व वस्तुओं की कीमतों में कमी व घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने से आयात बिल घटा है। प्रभाव देखें तो चालू खाता स्थिति में सुधार, विदेशी मुद्रा भंडार व रुपये की स्थिरता को बल मिला है। व्यापार घाटा। जब कोई देश आयातित वस्तुओं और सेवाओं पर निर्यात से अधिक व्यय करता है तो उसे व्यापार घाटा कहा जाता है। यह घरेलू मुद्रा को कमजोर करता है व विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव डालता है। कुल बेरोजगारी दर में गिरावट। 22 सितंबर 2025 को सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा जारी पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे के अनुसार अगस्त में भारत की कुल बेरोजगारी दर 5.1% रही है, जो 5 माह की न्यूनतम दर है। मुख्यतः देखें तो महिला बेरोजगारी दर 15 से 29 वर्ष की आयु वर्ग में ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी 14.3% है और शहरी महिलाओं की बेरोजगारी 25.7% है। यानी कि ग्रामीण महिलाओं से ज़्यादा शहरी महिलाएं बेरोजगार हैं। पुरुषों में बेरोजगारी की गिरावट देखें तो इसी आयु वर्ग में ग्रामीण पुरुषों की दर 12.7 से 6 और शहरी पुरुषों की दर 15.6% रही है, जो 5 माह के न्यूनतम स्तर पर है। युवा बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्रों में जुलाई के 13% पर स्थिर, शहरी क्षेत्रों में 19% से घटकर 18% हो गई है। महिला LFPR अगस्त में महिलाओं की श्रम बेरोजगारी दर 21.4% रही है।
21.4% रही है तक बढ़ी है। पुरुषों की LFPR में मामूली गिरावट आई है। राष्ट्रीय संकेत देखें तो कुल LFPR में वृद्धि, पुरुष बेरोजगारी में सुधार, परंतु महिला रोजगार स्थिति में चुनौती बनी हुई है। भारत में नीली क्रांति के 5 वर्षों की उपलब्धियां देखें तो 11 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMMSY के 5 वर्ष पूर्ण होने पर इसकी उपलब्धियां की समीक्षा की गई है। उद्भव देखें 2015 में नीली क्रांति प्रारंभ हुई। 2020 में PMMSY योजना शुरू की गई है, जिसे 2019-20 के केंद्रीय बजट में घोषित किया गया था। उत्पादन उपलब्धियों की बात करें तो 2024-25 में भारत ने 195 लाख टन मछली उत्पादन किया है, जो 19-20 के 141.6 लाख टन से उल्लेखनीय वृद्धि है। वैश्विक स्थिति को देखें तो भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बना है, जो वैश्विक उत्पादन में लगभग 8% योगदान देता है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप याद रखना। निर्यात वृद्धि में मत्स्य निर्यात 48,662.85 करोड़ से बढ़कर 60,524.89 करोड़ तक पहुंचा है। महिला भागीदारी देखें तो लाभार्थी आधारित गतिविधियां व उद्यमिता मॉडल के तहत 1.5 करोड़ तक वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। नीली क्रांति यह भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य मत्स्य क्षेत्र में उत्पादन, मत्स्य श्रृंखला तकनीक व बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना है। नेक्स्ट है 2047 तक शीर्ष 5 जहाज निर्माण राष्ट्रों में स्थान भारत का लक्ष्य है। तो ये लक्ष्य आप याद रखना कि किस ईयर तक ये लक्ष्य रखा गया है, 2047 तक। 10 सितंबर 2025 को भारत सरकार ने वैश्विक जहाज निर्माण बाजार में वर्तमान 0.06% की हिस्सेदारी को 2047 तक शीर्ष 5 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य है। मुख्य तत्व देखें तो वर्तमान स्थिति में भारत का समुद्री क्षेत्र GDP में 4% योगदान देता है। वैश्विक टन भार में 1% की हिस्सेदारी है। भारत 16वें स्थान पर है इस टाइम। 2030 तक शीर्ष 10 में और 2047 तक शीर्ष 5 में आना है। वैश्विक तुलना देखें तो चीन, दक्षिण कोरिया, जापान मिलकर 85% जहाज निर्माण का बाजार नियंत्रित करते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र का हिस्सा 2023 में 118.12 अरब डॉलर रहा है। भारतीय योगदान भारतीय नाविक वैश्विक कार्यबल का 12% है। इसे 25% तक बढ़ाने का लक्ष्य है। फाइनेंशियल ईयर 24 में भारतीय बंदरगाहों पर 819.22 मिलियन टन माल प्रबंधन हुआ है। विकास कारक के देखें, भारत की रणनीतिक स्थिति, कम श्रम लागत, विशेष जहाज निर्माण खंडों पर ध्यान, SFAS जैसी सरकारी योजनाएं विकास की गति दे रही हैं। प्रमुख योजनाएं इससे रिलेटेड देखें तो प्रमुख योजनाएं हैं सागरमाला MIV 2030, GTTP 25,000 करोड़ का समुद्री विकास कोष, SBAFAP 2.0 क्रूज भारत मिशन व बंदरगाह अधिनियम 2025। नेक्स्ट है भारत का मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज। 4 सितंबर 2025 को कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने घोषणा की है कि भारत जल्द ही घरेलू खनिज उद्योगों में मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज स्थापित करेगा। मिनरल ट्रेडिंग एक्सचेंज मुख्य तथ्य है, एक्सचेंज की संरचना लंदन मेटल्स एक्सचेंजों जैसी प्रणाली पर आधारित सेबी के नियमन में कार्य करेगा। मुख्य निर्धारण में पारदर्शिता व निवेशकों को बेहतर सूचना प्रदान करेगा। निजी भागीदारी खनन क्षेत्र में निजी हिस्सेदारी अगले वर्षों में 50% तक बढ़ेगी। अब तक 125+ कोयला खानों की नीलामी द्वारा आवंटन 4 लाख रोजगार सृजन।
कोयला उत्पादन लक्ष्य को देखें तो 2024-25 में 1047.67 मिलियन टन उत्पादन, 2030 तक 1.5 मिलियन टन का लक्ष्य रखा है 2030 तक। विद्युत क्षेत्र में कोयले की हिस्सेदारी 2030 तक 55% का लक्ष्य रखा गया और 2047 तक 27% का लक्ष्य रखा गया है। नीतिगत बदलाव। मिडलैंड ट्रेडिंग एक्सचेंज को कानून का हिस्सा बनाया गया है। मूल्य खोज प्रणाली व कानून सुविधाओं के साथ दिशा निर्देश शीघ्र जारी होंगे। मिडलैंड ट्रेडिंग एक्सचेंज एक संगठित ऑनलाइन मंच है जहां धातु व खनिज उत्पादकों, खरीदारों व सरकार के बीच आधारित पारदर्शी लेन देन है। सेमिकॉन इंडिया 2025। 2 से 4 सितंबर 2025 को दिल्ली में आयोजित सेमिकॉन इंडिया 2025 कार्यक्रम ने भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में उभरते हुए प्रभाव को दर्शाया, जिसमें 48 देशों के 350 से अधिक प्रदर्शकों व प्रतिभागियों ने भाग लिया। मुख्य तथ्य देखें तो आयोजन का उद्देश्य भारत को वैश्विक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करना, नवाचार व निवेश कौशल विकास को प्रोत्साहित करना। सरकार की पहल देखें तो भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 76,000 करोड़ के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव व डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव जैसे कार्यक्रम क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता बढ़ा रहा है। तकनीकी प्रगति। गुजरात में देश का पहला ओसैट पायलट लाइन शुरू हुआ है। गुजरात का है जहां पहला मेक इन इंडिया चिप विकसित किया जाएगा। बाजार और रोजगार की बात करें तो 2026 तक 55 बिलियन डॉलर एंड 2030 तक 100 बिलियन डॉलर के बाजार आकार के लक्ष्य के साथ हजारों कुशल तकनीकी नौकरियां सृजित करने की योजना है। नेक्स्ट, जीएसटी परिषद ने किया 2 स्लैब टैक्स संरचना में अनुमोदन। 22 सितंबर से यह लागू हो जाएगा। 3 सितंबर 2025 को जीएसटी परिषद ने भारत के अप्रत्यक्ष कर ढांचे को संशोधित करते हुए नई 2 कर 5 व 18 टैक्स प्रणाली और कुछ विशेष वस्तुओं पर 40% विशेष दर का अनुमोदन किया है। 22 सितंबर से यह लागू हो जाएगा, यानी कि 5 और 18% जो टैक्स है उसे हटा दिया गया है। प्रधानमंत्री ने आगे हम करते हैं। 22 सितंबर को यह लागू हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जीएसटी बचत उत्सव मनाने का आह्वान किया है, जिसमें नई जीएसटी प्रणाली को कम कर अधिक बचत और औद्योगिक विकास के युग की शुरुआत की है। मुख्य तथ्य देखें तो केवल दो मुख्य टैक्स स्लैब 5% मूल्य संवेदनशील व दैनिक वस्तुओं पर और 18% अधिकतर सेवाएं व अन्य वस्तुओं पर जबकि विशेष वस्तुओं पर तंबाकू और लग्जरी कारें और याच, हार्ड व मोटरसाइकिल पर 40% लागू की गई हैं। यानी कि अभी जो मैंने ऊपर वो गलती से बोल दिया था, कि अब सिर्फ 5% और 18% ही स्लैब रहेगा। और एक ये नई दर जोड़ी गई है 40%, जो कुछ लग्जरी वस्तु कारें याच या मोटरसाइकिल पे ही लगेगी। उसके अलावा है शून्य टैक्स व्यक्तिगत जीवन बीमा, स्वास्थ्य, दूध, पनीर, रोटी, पराठा, जीवन रक्षक दवाओं पर कोई जीएसटी नहीं होगा। यानी कि पहले से अब इस पर कोई जीएसटी नहीं होगा, तो ये चीज़ें थोड़ी बहुत अब सस्ती होंगी। दर में कमी। हेयर ऑयल, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, साइकिल, टेबल व किचनवेयर जैसी वस्तुएं 18% या 12% से कम होकर स्लैब 5% में लाई गई हैं। सीमेंट दर में 28% घटाकर 18% हो गई है और दृष्टि सुधार चश्मों पर 28% से 5% कर दिया गया है। इसका उद्योगों पर प्रभाव। वस्त्र, उर्वरक, दैनिक उपयोग व परिवहन व श्रम प्रधान उद्योगों को
सप्लाई चेन में राहत, निवेश बढ़ाने व रोजगार में बढ़ोतरी की संभावना, उल्टा शुल्क ढांचा भी सुधर जाएगा। वित्तीय प्रभाव देखें तो सरकार के अनुसार इन दरों में बदलाव से लगभग 48,000 करोड़ राजस्व प्रभाव की उम्मीद है। हाँ, नेक्स्ट है भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता। 3 सितंबर को भारत और जर्मनी ने द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने और भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को वर्षांत तक पूर्ण करने हेतु प्रयास तेज करने का संकल्प लिया है। मुख्य तथ्य वार्ता पुनः प्रारंभ 2022 में 8 वर्षों के विराम के बाद पुनः शुरू हुई है। 2013 में बाजार पहुंच विवाद के कारण रुकी थी संरचना। 2 चरणों में समझौता वस्त्र, सेवाएं, निवेश और भौगोलिक संकेतों को कवर करेगा। प्रमुख क्षेत्र EU द्वारा ऑटोमोबाइल, चिकित्सा उपकरण, मदिरा, मांस व पोल्ट्री पर शुल्क कटौती की मांग की गई है। IPR, SPS, TBT, सरकारी खरीद व सत्ता पर सहमति। भारत जर्मनी व्यापार 2024 में द्विपक्षीय व्यापार 33.40 US अरब डॉलर, भारत से निर्यात 15.09 US अरब डॉलर, आयात 18.31 US अरब डॉलर है। तो ये रहा क्रॉनिकल के नवंबर मंथ की पार्ट 5, जिसमें राष्ट्रीय कुछ घटनाक्रम और आर्थिकी को कंप्लीट किया गया है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट 6 पार्ट आएगा। आप इससे पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्रॉनिकल मैगज़ीन आपके UPPCS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट है, RAR वुमेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, यानी कि 2026 में आने वाले हर स्टेट PCS के लिए, वनडे एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।